सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम पे चर्चा करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम काफ़ी ही महत्वपूर्ण थ्योरम है जो कि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को बड़ी आसानी से, बड़ी सहूलियत से सॉल्व कर देता है। इस बात का पता तब चलेगा जब हम लोग थ्योरम को डिस्कस करने के बाद, उसको प्रूव करने के बाद कुछ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स जो कि काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं डिस्कस करेंगे। फिलहाल सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के स्टेटमेंट पे। जैसा कि साफ लिखा हुआ है कि वर्क एनर्जी थ्योरम में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन। आप किसी भी सिचुएशन में अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं तो आपको वर्क डन मिल जाएगा। ओके, अभी स्टेटमेंट के हिसाब से हम लोग यहाँ दो केसेस की बात करेंगे, प्रूफ करेंगे। एक तो कांस्टेंट फोर्स के केस में। अच्छा, कांस्टेंट फोर्स का केस आपको याद होगा। इस केस में जो वर्क आया था वो एफ एस कॉस थीटा या अल्टीमेटली एफ डॉट एस था। चलिए अब यहाँ पर प्रूफ करने की बात करें। हमने एक बॉडी को लिया है जिस पे लगातार एक फोर्स लग रहा है। यहाँ ऐसा नहीं है कि एक फोर्स लगा करके और जस्ट पुश कर दिया, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो गया, उस केस में आप वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं। नहीं, ये फोर्स लगातार इक्वल मैग्नीट्यूड का सेम डायरेक्शन में अप्लीकेबल है। ओके, अभी ब्लॉक के मास को अगर m ले लें और यहाँ पर इनिशियल पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी को u ले लें तो हमको यहाँ पर इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो कि हाफ mu² के बराबर होगा। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्लास 9th से ही आपको मालूम होगा, हाफ mv² होता है। चूँकि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u है इसलिए हाफ mu² हो गया। अगर हम इसको फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m इंटू v²। चलिए, जब प्रूफ करने की बात होती है तो हम अक्सर LHS से बढ़ते हैं और RHS की तरफ बढ़ना चाहते हैं। उसके हिसाब से हमारे पास सबसे पहले निकालना होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि बोला भी है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को आप यहाँ पर डेल्टा K से रिप्रेजेंट करें जो कि K फाइनल माइनस K इनिशियल होगा। हाँ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी पहले से आपको मिला हुआ है, उसको आप यहाँ पर रख लें तो हाफ mv² माइनस हाफ mu², यानी अभी हाफ और m तो कॉमन आएगा, v² माइनस u² हो जाएगा। इसको हाफ m और v² माइनस u² याद होगा, इक्वेशन इन मोशन में v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as लिखा करते थे। अगर u² को इधर लेकर के जाएंगे तो v² माइनस u² 2a इंटू एस के बराबर होगा। 2 को कैंसिल कर दीजिए तो आपके पास ma इंटू एस आएगा, है ना। जो फोर्स अप्लाई कर रहे थे न्यूटन्स सेकेंड लॉ से F इज इक्वल टू आपके पास ma होता है, तो यहाँ पर F इंटू एस लिख सकते हैं, जिसको आप F इंटू एस और साथ ही साथ वो देखिए यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन सेम है तो cos 0 भी लिख सकते हैं। एंगल अगर डिफरेंट हो तो उसको cos थीटा लिखा जा सकता है, जिसको f डॉट एस आप लिख सकते हैं और f डॉट एस ऑलवेज, है ना, वर्क डन के बराबर होता है। तो जैसा आप स्टार्ट किए थे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से और देखिए आप लास्टली कहाँ तक पहुँच गए, वर्क तक, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन। ये आपको कांस्टेंट फोर्स के केस में प्रूव हो गया। ओके, इसको नोट कर लेंगे। सेकंड प्रूफ आता है इन केस ऑफ वेरिएबल फोर्स, अगर फोर्स वेरिएबल हो जाए। ओके, अच्छा, वेरिएबल फोर्स के केस में एक बात आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा कि वर्क उस केस में कितना होता है। अगर कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स के केस में वर्क का एक्सप्रेशन याद नहीं है तो इसके लिए पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा। इसके पहले वर्क एनर्जी पावर का जो लेक्चर है वो देखना पड़ेगा। जो वर्क होता है वेरिएबल फोर्स का
वो इंटीग्रेशन, अगर एक्स एक्सिस में फोर्स लग रहा है तो एफ एक्स बोल सकते हैं, और यहाँ डी एक्स, एक्स इनिशियल से लेकर के एक्स फाइनल तक। ओके, अभी हम मान लें कि वेरिएबल फोर्स है, कभी फोर्स कम कभी फोर्स ज़्यादा, है ना, मैग्नीट्यूड को बढ़ा दिया। डायरेक्शन को एक्स ले लेते हैं, जिधर ये मूव कर रहा है, इसीलिए फोर्स एक्स एक्सिस में लग रहा है, ऐसा सेकंड केस में हम मान ले रहे हैं। ये आपका एफ एक्स, एक्स पे डिपेंड करने वाला फोर्स, है ना। अभी आप इस पोजीशन को एक्स इनिशियल मान लीजिए और इस पोजीशन को एक्स फाइनल मान लीजिए। चलिए स्टार्ट हम लोग फिर से काइनेटिक एनर्जी से ही करेंगे। अच्छा, इस बार काइनेटिक एनर्जी के सीधे हम लिखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, क्योंकि वेरिएबल की बात आ रही है, वेरिएशन दो चीज़ों में होता है, एक तो पोजीशन के रेस्पेक्ट में, दूसरा टाइम के रेस्पेक्ट में। टाइम के रेस्पेक्ट में काफ़ी बार हमने डिफ्रेंशिएट किया है, डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट किया तो हमको वेलोसिटी मिला, वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट किया तो एक्सीलरेशन मिला। यहाँ काइनेटिक एनर्जी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ओके, मतलब हम यहाँ पर डी के बाय डी टी फाइंड करना चाहेंगे, वो अब कितना होगा इसकी बात करनी है। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए हाफ और एम कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लीजिए और तब ये हो जाएगा डी वी स्क्वायर बाई डी टी। ओके, जैसा दिख रहा है, आप अगर डिफ्रेंशिएट करना चाहेंगे तो राइट साइड का डिफ्रेंशिएशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि नीचे डी टी है, ऊपर भी है। तो ऐसे केस में एक रूल अप्लाई करते हैं, उस रूल को आप जानते होंगे, बड़ा फेमस रूल है, वो फेमस रूल है चेन रूल। और चेन रूल के हिसाब से यहाँ पर d बाय डी वी ऑफ वी स्क्वायर लिख लेते हैं और इनटू डी वी बाय डी टी लिख लेते हैं। ओके, अगर ऐसा आप लिख ले रहे हैं तो ये तो हाफ, ठीक है, m, और इसका डिफ्रेंशिएशन सबको पता होगा, नहीं तो करके देख सकते हैं। जो पहला इंपॉर्टेंट फार्मूला है उसी से हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर n माइनस वन जो होता है उससे। तो यहाँ हो गया, और डी वी बाई डी टी को आप अक्सर एक्सीलरेशन लिखा करते थे, अभी बात भी कर रहे थे। अब टू टू कट गया, देखिए यहाँ पर एम ए इंटू वी आ गया। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले न्यूटन्स सेकेंड लॉ से एम इंटू ए को फोर्स लिखे थे। चलिए, फोर्स अभी एक्स एक्सिस में है, आप इसको एफ एक्स लिख लीजिए। और वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, चूँकि डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस में है तो वो तो आप डी एक्स बाय डी टी लिख सकते हैं, मतलब देख के बाय डी टी इज इक्वल टू इतना हो गया। अगर आप चाहें, है ना, तो यहाँ पर यूज कर सकते हैं सिंबल, दिस इम्प्लाई दैट डी टी और डी टी एक बार इंटीग्रेट करने से दोनों तरफ हट जाएगा, यानी यहाँ पर डी के इज इक्वल टू आपके पास एफ एक्स और डी एक्स हो गया। अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको दोनों साइड इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और उसके बाद लिमिट पुट करने की बात आएगी तो लिमिट भी पुट कर लेंगे। ओके, जैसे कि मान रहे हैं कि ये एक्स इनिशियल है, तो ऑब्वियस है कि इस पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो भी इनिशियल होगा, तो इसको के इनिशियल कर लीजिए। और यहाँ पर एक्स फाइनल है तो काइनेटिक एनर्जी इस पोजीशन पे के फाइनल होगा। यहाँ पर जैसे ही हम एक्स फाइनल तक गए तो यहाँ के फाइनल तक जाना होगा। ओके, जैसा आप जानते हो कि डी के का इंटीग्रेशन जो होता है वो के हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, तो के इनिशियल से के फाइनल तक। और ये अभी थोड़ी देर पहले हम दिखाए थे कि वेरिएबल फोर्स का वर्क डन होता है। अब ये क्या हो जाएगा, के एफ माइनस के आई, मतलब डेल्टा के इज इक्वल टू डब्लू, यानी वेरिएबल फोर्स के केस में भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क एनर्जी थ्योरम इसके बियॉन्ड भी एक्सटेंड करेगा, आगे चल करके और भी फोर्सेस पढ़ने हैं, एक कंजर्वेटिव फोर्स, दूसरा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम में डेल्टा के इज इक्वल टू डब्लू है, ये टोटल वर्क डन देता है, भले फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का हो, नॉन कंजर्वेटिव नेचर का हो। इस हिसाब से इसका एप्लीकेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी डिस्क्रिप्टिव हो जाता है, आप याद रखना इस बात को। अब हम बता रहे थे कि कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्क एनर्जी थ्योरम के।
एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये क्वेश्चन नंबर है 6.20। एक बार क्वेश्चन आप ज़रूर स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर है ना 6.20। ओके, इस क्वेश्चन नंबर 6.20 में आपको दिया हुआ है वेलोसिटी का एक्सप्रेशन अल्फ़ा इंटू एक्स का पावर 3/2, जहाँ पर अल्फ़ा का वैल्यू 5 और सर्टेन यूनिट दिया हुआ है वो देख लेंगे। यहाँ पर एक और चीज़ दिया हुआ है क्या कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट शायद दिया है, हाँ मास ऑफ ऑब्जेक्ट भी दिया है 0.5 kg ऐसा कुछ है, ठीक है। अभी आपके पास एक इनिशियल एक्स दिया हुआ है 0 मीटर और एक फाइनल एक्स दिया हुआ है आपको 2 मीटर, और पूछ दिया है इस केस में वर्क डन कितना होगा, पूछ दिया है इस केस में वर्क डन कितना होगा। कुछ सिचुएशन इसी तरह का है, ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है ना, वेरिएबल फोर्स है जो कि Fx बोला है, यहाँ पर देख ही रहे हैं एक्स पे डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी। तो इस केस में एक तो इंटीग्रेशन टेक्निक से आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और अगर आप इंटीग्रेशन के तरफ नहीं जाना चाहते तब भी आपके पास ऑप्शन है। तब क्या ऑप्शन है आपके पास, सीधी आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल दीजिए अकॉर्डिंग टू क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से W इज इक्वल टू डेल्टा के। ओके, डेल्टा के मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल, के फाइनल कितना हाफ m इंटू वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ m इंटू वी इनिशियल का स्क्वायर। ओके, अब अगर हम यहाँ से पुट करना चाहें तो x इनिशियल है, यहाँ पर हमारे पास v इनिशियल आ जाएगा अल्फ़ा इंटू 0 का पावर 3/2 दैट इज इक्वल टू 0। तब तो ये ऑटोमेटिकली 0 हो गया, माइनस यहाँ पर v फाइनल की बात करेंगे तो अल्फ़ा इंटू है ना 2 का पावर 3/2। ओके, तो वैसे केस में आप लिख सकते हैं हाफ इंटू m इंटू अल्फ़ा इंटू 2 का पावर 3/2 होल का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हाफ m अल्फ़ा स्क्वायर और ये 2 कट जाएगा, 2 का क्यूब, सब वैल्यू दे दीजिए, हाफ इंटू 0.5 इंटू 5 इंटू 5 क्योंकि अल्फ़ा का वैल्यू 5 था और वो तो 8 हो गया। सब कुछ सॉल्व करने के बाद ये 50 जूल आंसर आ जाएगा। एक बार चेक कर लेंगे आंसर को। तो क्वेश्चन दिखने में कॉम्प्लेक्स था, सॉल्व काफ़ी आसानी से हो गया। ओके, कब सॉल्व आसानी से हो गया, जब आपने वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई किया। मैंने पहले भी कहा था कि वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ये कॉम्पिटिटिव के लिए भी, बोर्ड के लिए भी काफ़ी सूटेबल थ्योरम है जब आप न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं कि केवल ये वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में ही काम आएगा, ये सभी चैप्टर में काम आएगा अगर कहीं पर वर्क आपको कैलकुलेट करना है और उस केस में आप कैपेबल हैं इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालने के, आप कहीं भी इसको चाहें अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है और ये एग्जाम्पल कौन सा है 6.6। अगर इस एग्जाम्पल को आप देखेंगे तो इस एग्जाम्पल में है ना फोर्स के बारे में बताया है। ओके, मास भी दिया हुआ है, सब कुछ है यहाँ पर आपके पास। क्वेश्चन चेक करेंगे तो मास 1 kg दिया हुआ है, एक k है, k का वैल्यू 0.5 दिया हुआ है और फोर्स Fr लिखा है। Fr बोलने का मतलब रेजिस्टिव फोर्स, और k/x लिखा है, जबकि x का वैल्यू बताया है कि 0.1 से लेकर के 2.01 मीटर के बीच में हो, और यही फोर्स 0 है जब x ग्रेटर देन 2.01 मीटर है। ओके, यानी कुछ हालात ऐसे ही हैं। हाँ, यहाँ पर ये कुछ रफ रोड है जिसकी वजह से x इनिशियल मान लीजिए ये आपके पास 0.1 मीटर है
और एक्स फाइनल यहाँ पर 2.01 मीटर है के केस में। अब यहाँ पर आपको सीधे सीधी पूछा है कि फाइनल वेलोसिटी कितना होगा। यहाँ पर जहाँ पर आप फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे यहीं पर फाइनल वेलोसिटी भी निकालना होगा आपको। तो भाई फाइनल वेलोसिटी के लिए सबसे पहले फिर वापस हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम से ही चलते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोला कि डेल्टा के इज इक्वल टू डब्लू। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो फोर्स है वो वेरिएबल फोर्स है और ऐसे केस में वर्क जो होता है वो इंटीग्रेशन कितना एफ एक्स और डी एक्स एक्स आई से लेकर के एक्स एफ तक। अच्छा, यहाँ पर अगर आप जानना चाहें तो एक डेटा और दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो आपको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वेलोसिटी भी इनिशियल दिया हुआ है। भी इनिशियल आपको 2 मीटर पर सेकेंड है। तो वैसे केस में मास वगैरह यूज करके अगर आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो वो 2 जूल आ जाएगा, वो चेक कर लेंगे हाफ एम वी आई स्क्वायर करके। ओके, वहाँ से ये गिवन है, वहाँ से हमने ये ऑप्टेन कर लिया। ओके, आगे चलते हैं। आगे क्या करना है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम से हम लिख चुके हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालने की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी हम एक काम करेंगे, यहाँ पर के फाइनल की बात कर रहे थे, एज इट इज लिख लीजिए। के इनिशियल आपने कैलकुलेट कर लिया है 2, एज इट इज लिख लीजिए। इंटीग्रेशन ठीक है, फोर्स का वैल्यू जो है वो के बाय एक्स और इंटीग्रेशन डी एक्स इनिशियल 0.1 था, लिख लीजिए और इसको 2.01 लिख लीजिए। अब रही बात सॉल्व करने की, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले माइनस के तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और अब आपके पास इंटीग्रेशन 1/x dx 1/x dx का इंटीग्रेशन सबको याद होगा, लॉग बेस में ई एक्स होता है और ये हो जाता है लिमिट 0.1 और ये 2.01। यहाँ पर माइनस के तो रहेगा ही, लॉग जो बेस ई है उसको कन्वर्ट करना होगा नेचुरल लॉग में, और ये कन्वर्ट करना आपको जानना चाहिए। और 2.303 से मल्टीप्लाई करके केमिस्ट्री में लॉग ई को ln लिखते हैं और फिजिक्स में लॉग बेस ई लिखते हैं, जिसको डेसिमल लॉग में मतलब बेस 10 में कन्वर्ट करना होगा। और ये आपके पास x हो गया 0.1 से लेकर के 2.01। इसके हिसाब से माइनस के, ठीक है, इनटू ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा 2.303 और लॉग है ना, अच्छा के यहाँ था, के लिख लीजिए और यहाँ पर हो जाएगा लॉग है ना बेस में 10 2.01 माइनस लॉग बेस में 10 0.1। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा, लॉग m माइनस एन। हाँ, तो लॉग m माइनस एन का फॉर्मूला होप आपको याद होगा, लॉग m बाई एन होता है, तो लॉग बेस में 10 2.01 बाय 0.1। उसको सॉल्व करेंगे है ना, डेसिमल हटा देंगे तो ये सीधे सीधी कितना हो जाएगा, लॉग 20.1। अभी लॉग 20.1 का वैल्यू लॉग टेबल में आपको देखना होगा, ये तो आपको आना ही चाहिए। अब सभी वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये 2.303 और यहाँ पर आपके पास के का वैल्यू आपके पास 0.5 था और इसका वैल्यू अगर टेबल में देख लिए तो 1.3031 के आसपास होगा। अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1.5 हो जाएगा माइनस में, और अगर हम के फाइनल निकालना चाहते थे तो 2 को इधर ले आते तो अल्टीमेटली ये 0.5 हो जाता। ओके, अभी आप ऐसा देख सकते हैं कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m इंटू वी स्क्वायर लिखें, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m इंटू वी स्क्वायर लिखें, तो v का वैल्यू इज इक्वल टू 2k डिवाइडेड बाय m अंडर रूट आ जाएगा। अगर इसी के बेसिस पे हम v फाइनल निकालना चाहें तो अंडर रूट 2k फाइनल बाय m आ जाएगा। वैल्यूज को पुट कर लें,
2 इंटू 0.5/1 मतलब 1 का रूट यानी 1 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर आ गया। तो मैंने बताया था कि क्वेश्चन कम्प्लेक्स भी हो तब भी आपके लिए वर्क एनर्जी थ्योरम ईजिली वर्क करता है और क्वेश्चन को आपके लिए जितना आसान हो उससे ज़्यादा आसान बना देता है। ओके, हाँ, कुछ बातें तो आपको पहले से याद होनी चाहिए, जैसे कि इस क्वेश्चन में लॉग का एप्लीकेशन था। हमको मैथमेटिकली सब कुछ सीख करके ही रखना है क्योंकि मैथमेटिकल टूल्स में इसकी बात होती है। ऑल्दो हमारे सिलेबस में कहीं भी लॉग नहीं है, लेकिन आप आगे चल करके देखेंगे, केमिस्ट्री में भी देखेंगे लॉग का एप्लीकेशन है। तो जहाँ इस क्वेश्चन में तकलीफ आने की बात है वो यही है कि ये इंटीग्रेशन के बाद से लॉग और लॉग जो नेचुरल था उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके लॉग के रूल्स लगा करके टेबल देख के वैल्यू निकालना, और कोई डिफ़िकल्टी आपको यहाँ पर होगी नहीं। तो इसी तरह के क्वेश्चन बेसिकली कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चन बन जाते हैं। इसमें एक साथ कई कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल हैं। ओके, होप आपको समझ में आया होगा। आगे के क्लासेस में आगे की बातें होंगी।